नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री में सभी लोग कपूर इंडस्ट्री पहुंच चुके थे। वहां का माहौल काफी गंभीर था। आज वहां पर कभी ना आने वाली रवीना कपूर भी आई थी और उसके साथ जानवी कपूर और विशाल मेहता भी थे। अनाया पहले ही अलग गाड़ी में आई थी। वह अब उन लोगों की बकवास सुनने के लिए उनके साथ नहीं आना चाहती थी। वह लोग इंडस्ट्री में इस तरह से घुसे जैसे यह उनके बाप की जागीर हो और यह जगह उन्हें ऑन करती हो। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अंदर कदम रखा, सभी लोगों की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होता था, उन्हें कंपनी में आने की इजाजत नहीं होती थी। और रवीना कपूर को भी इस कंपनी में आने की इजाजत नहीं थी और वह कभी आती भी नहीं थी। लेकिन आज वह काफी ठाट बाट में आई थी, महंगी साड़ी और महंगे गहने पहनकर, जैसे वह यहाँ की मालकिन हो। सभी लोगों उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहे थे। सभी शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए ही आए थे, तो वह लोग उसी और बढ़ गए। जैसे ही मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला, वह चारों काफी घमंड से अंदर आए। लेकिन उस मीटिंग में बस उतनी ही चेयर लगी हुई थी जितने वहां के शेयर होल्डर थे, और एक चेयर एक्स्ट्रा थी, क्योंकि अनाया यहाँ पर सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करती थी, तो उसकी चेयर सबसे आगे लगी हुई थी। उसके थोड़ी दूर राजेश कपूर की चेयर थी और उसके पास एक और चेयर रखी हुई थी जिस पर धनंजय ठकराल लिखा हुआ था। यह चेयर किसी और की नहीं, गीता कपूर के लॉयर की थी, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है। लेकिन और कोई एक्स्ट्रा चेयर वहां पर नहीं थी और हर चेयर पर उसके उद्देदार का नाम भी था, वह भी उसी क्रम में जिस क्रम में उनके पास कंपनी के शेयर्स थे। हालांकि राजेश कपूर के पास कोई शेयर नहीं थे, बस ब्लैक मार्केट से उठाए हुए कुछ शेयर थे। लेकिन वह यहाँ का सीईओ था, इसीलिए उसकी चेयर भी बीच में रखी हुई थी। वही वहां पर अनाया का नाम देखकर जानवी कपूर का खून खोल गया, क्योंकि उसके लिए बैठने की कोई जगह नहीं थी। तभी उनमें से एक इंसान खड़ा होता हुआ विशाल मेहता के पास गया और चापलूस भरी आवाज में बोला, सर आप यहाँ पर बैठिए। दरअसल वह मेहता कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि मेहता कंपनी के पास भी कुछ शेयर थे। हालांकि वह ज्यादा नहीं थे, लेकिन गीता कपूर से नजदीकी रिश्ता होने की वजह से वह शेयर होल्डर में शामिल हुए थे, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो विशाल मेहता उसकी जगह पर जाकर बैठ गया और गीता कपूर के लॉयर की जगह पर रवीना काफी एटीट्यूड के साथ बैठ गई, जैसे वो यहाँ की मालकिन हो। दूसरी ओर जानवी कपूर जानबूझकर अनाया की चेयर पर बैठ गई, जैसे वह उसी की जगह हो। उन लोगों ने गलती से अनाया का नाम लिखा हो और यह देखकर कुछ शेयर होल्डर का खून खौल गया, क्योंकि वह जगह अनाया की थी। वह तो कल से डर रहे थे, क्योंकि अनाया ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अनाया के साथ कुछ बुरा ना हो। और इन सबको यहाँ पर आता देख उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। उन्हें लग रहा था कि अनाया को उन लोगों ने जरूर यहाँ से बाहर निकलवा दिया है। तभी एक शेयर होल्डर, जिसको बहुत डर लग रहा था कि कहीं अनाया के साथ कुछ बुरा ना हो, और इन सबको यहाँ पर आता देख उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। उन्हें लग रहा था कि अनाया को उन लोगों ने जरूर यहाँ से बाहर निकलवा दिया है। तभी सिंघानिया ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी कड़क आवाज में बोला, मिस्टर कपूर यह क्या है और मिस अनाया कहाँ पर है? यह जगह उनकी है। अभी मिस्टर कपूर कुछ बोलते उससे पहले ही रवीना घमंड से बोली, उसकी यहाँ अब क्या जरूरत है? उसने पहले ही शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यह जगह मेरी बेटी की है, क्योंकि मेरे पति यहाँ के सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। यह सुनकर एक और शेयर होल्डर बोला, मिस रवीना कपूर यह सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का रूल है कि कोई भी बाहरी इंसान अंदर नहीं आ सकता जब तक उसे कंपनी का यहाँ से डायरेक्टली लेना देना ना हो। यह सुनकर रवीना कपूर वापस घमंड से बोली, अब मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पति के पास इतने ज्यादा शेयर है, तो मेरा भी इस कंपनी से लिंक हुआ और अब मैं भी इस कंपनी की मालकिन हुई है। यह कहते हुआ उसके चेहरे पर चमक थी, कैसे कितने सालों की उसकी मुराद पूरी हुई हो। दूसरी ओर उसका यह घमंडी व्यवहार देखकर सभी लोग बस उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। कुछ लोग तो डरने भी लगे थे। तभी जानवी कपूर खुद को कमजोर दिखाते हुए बोले, आप जो कह रहे हैं वह सही बात है, और वैसे भी मैं मिस्टर विशाल मेहता के साथ आई हूँ, और अब तो मेरे डैड के पास इतने ज्यादा शेयर्स भी है, तो जरूर मैं यहाँ आ सकती हूँ। आगे चलकर यह सब कुछ मुझे ही तो संभालना है, क्योंकि मेरी बहन तो गांव में रही है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता।
यह चीज उसने काफी बेशर्मी से कही थी, जिसे अनाया इस सब के काबिल ना हो, और उसे यहाँ होना भी नहीं चाहिए। तभी राजेश कपूर कड़क आवाज में बोले, अनाया अभी फ्री नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए उसकी जगह पर जानवी आए हैं। आप लोग मीटिंग शुरू कीजिए। तभी एक शेयर होल्डर बोला, लेकिन अभी तक आपका वकील नहीं आया, जो शेयर ट्रांसफर के पेपर लेकर आने वाला था। तभी पीछे से रौबदार आवाज आई, मुझे नहीं पता था कि कपूर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड इतने नीचे गिर गए हैं कि चिड़ियाघर की तरह कहीं से भी प्राणी उठकर यहाँ ले आए जाए। यह सुन सभी लोग पीछे मुड़ते हैं, तो वहां पर धनंजय ठकराल को खड़ा देख राजेश कपूर के हाथ कांपने लगते हैं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़ा हो गए थे, जैसे उन सब का बॉस यहाँ आया हुआ है। यह रिस्पेक्ट तो राजेश कपूर को भी नहीं मिलती थी, और सच भी यही था। धनंजय ठकराल काफी नामी हस्ती थे, ऊपर से वह गीता कपूर के पर्सनल वकील थे। अब तो उनका खुद का एक लॉ फॉर्म है, लेकिन गीता कपूर के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से आज भी वह इस कंपनी को इनडायरेक्ट मैनेज करते थे और राजेश कपूर की हरकतों पर नजर रखते थे। और अनाया ने ही उन्हें यहाँ आने का मैसेज किया था, क्योंकि वह राजेश कपूर को वापस जमीन पर पटकना चाहती थी। पिछले 2 दिन में उसने काफी उसकी बेइज्जती कर ली थी। उसे भी पता चलना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और वह किसके पंगा ले रहा है। अनाया को बस उसकी माँ का सच जानना था, वह इसीलिए इन सबको बर्दाश्त कर रही थी। एक बार सच पता चलने के बाद वह इन सबको उसकी औकात याद दिलाने वाली थी। क्या रवीना कपूर हड़प लेगी कंपनी, और क्या जानवी छीन पाएगी अनाया किन जगह। मीटिंग हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कंपनी में जानवी कपूर और रवीना कपूर अपना हक समझकर शेयर होल्डर की मीटिंग में बैठ जाती है। लेकिन धनंजय ठकराल के आने के बाद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर उसे ग्रिट करते हैं। धनंजय ठकराल चलकर काफी रोबदार अंदाज में आगे आते हैं। वही रवीना कपूर जो उनकी चेयर कुर्सी पर बैठी थी, वो हड़बड़ाहट में खड़ी हुई और उन्हें अपनी ओर ही आता हुआ देख रहे थे। वह उसकी आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में बोले, लगता है मिस्टर राजेश कपूर अपनी बीवी को उसकी जगह नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कहीं पर भी बैठ जाती है। यह सुनकर राजेश कपूर को भी रवीना पर गुस्सा आया, क्योंकि वहां पर धनंजय ठकराल का नाम लिखा हुआ देखकर भी वह वहां पर बैठ गई और दांत पीसकर रवीना कपूर से बोला, निकल वहां से घटिया औरत। तुम जानती भी हो कि तुम किसकी जगह पर बैठी हो, क्योंकि राजेश कपूर ठकराल से डरता था और वह जानता था कि वह कभी भी उसकी सत्ता पलट सकता है और उसे यहाँ से बाहर फेंक सकता है। इसीलिए वह उससे काफी विनम्रता से बात कर रहा था। रवीना कपूर जो पहले से ही डरी हुई थी, वह तुरंत वहां से निकलकर राजेश कपूर के पास खड़ी हो जाती है। धनंजय ठकराल काफी रौबदार अंदाजे में वहां बैठ जाते हैं और बाकी के शेयर होल्डर्स को बैठने का इशारा करता है। उन सबके बैठने के बाद राजेश कपूर भी डरते हुए बैठ जाता है। लेकिन जानवी कपूर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह धनंजय ठकराल के पास बैठे। आखिरकार उनका ओरा ही इतना खतरनाक था और वह भी उसे डर रही थी और उसे अंदर ही अंदर नफरत भी हो रही थी कि क्यों यह सब कुछ अनाया के नाम है, क्यों उसके नाम नहीं है, तो वह यहाँ हक से बैठ सकती थी। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए वहां बैठी। यह देखकर धनंजय ठकराल कड़क आवाज में राजेश कपूर को बोला, अनाया बिटिया कहाँ है? जहां तक मुझे पता है वह वापस आए है, इसलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। और मैंने सुना है तुमने कुछ शेयर के पेपर पर भी बिटिया के साइन लिए हैं। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। यह सुनकर राजेश कपूर डर गया। वह डरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी की हालत खराब है, इसलिए हमें मार्केट में कुछ शेयर निकालने हैं, इसीलिए मैंने उससे कुछ शेयर के पेपर पर साइन करवाए हैं। यह सुनकर धनंजय ठकराल के एक आईब्रो उठ गया। वह हंसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम उससे वो शेयर हासिल कर सकते हो? यह सुनकर रवीना कपूर जो डरी हुई पीछे खड़ी थी, वह चीड़ गई। वह बौखलाते हुए बोली, वह शेयर से पहले ही राजेश के नाम हो चुके हैं, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, हम वापस नहीं करेंगे। वैसे भी उसे लड़की को कुछ आता जाता तो है नहीं, सब कुछ मेरे पति ही संभालते हैं। वैसे भी अनाया को उसकी क्या जरूरत, वैसे भी वह गांव से आए हैं, उसे क्या आता है जो आप उसकी इतनी साइड ले रहे हो? वही अनाया के बारे में। यह सुनकर ठकराल की मुखिया कश गई। वह कड़क आवाज में चिल्लाकर बोला, गार्ड्स, उद्धरण चिन्ह। यह सुनते ही 2 गार्ड अंदर आए। वह इशारा करके बोला, इस औरत को समझो कि उसे कहाँ मुंह खोलना चाहिए और कहाँ नहीं। यह उसकी किटी पार्टी नहीं है,
जो वह जो चाहे वह बकवास कर सकती है। उसे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह यहाँ है। उसे बात का हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगा। इतना बोलकर वो राजेश कपूर को घूरता है। वही राजेश कपूर को आज अपने डिसीजन पर अफसोस होता है कि क्यों वह इस बड़ बोली औरत को अपने साथ लेकर यहाँ आया। वह माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर ठकराल, यह मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह सुन मिस्टर ठकराल उसे वार्निंग देने के लहजे में बोले, यह आखिरी बार है। अगली बात तुम्हारे परिवार में से अगर अनाया के अलावा यहाँ कोई आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही यह सुन राजेश कपूर डर गया तो जानवी कपूर का चेहरा काला पड़ गया। कहा वो इस कंपनी की मालकिन बनना चाहती थी और कहा उसे यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है। तभी मिस्टर ठकराल वापस वही सवाल दोहराते हैं, वैसे तुमने बताया नहीं अनाया कहाँ पर है और इसकी जगह पर यह अनजान लड़की कौन है। यह सुनकर राजेश कपूर डरते हुए बोला, अनाया किसी कारण की वजह से नहीं आ सकती, यह मेरी बड़ी बेटी है। यह सुनकर धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोले, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अनाया बिटिया की जगह किसी भी लड़की को दे सकते हो। यह सुनकर जानवी की मुठिया कर गई, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी और वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, आज वह बस कंपनी देखना चाहती थी, इसीलिए आए हैं, और वैसे भी अनाया यहाँ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। अभी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही धनंजय ठकराल हाथ दिखाते हुए गुस्से में बोले, फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर सीईओ की पोस्ट पर बैठो या ना बैठो, लेकिन तुम गीता मैडम के हस्बैंड रह चुके हो, इसलिए हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कचरे से उठाई हुई फैमिली को भी हम बर्दाश्त करेंगे। यह सब कुछ अनाया बिटिया का हक रहेगा और आइंदा से ऐसी चाल चली और बिटिया से पेपर साइन करवाने की कोशिश की तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस कंपनी से बाहर फेंकने में। और तुम्हें क्या लगता है, इतने सालों में तुम्हें जो किया वह मुझे पता नहीं है। इतने सालों में मैं खामोश था क्योंकि अनाया बिटिया की उम्र माइनर थी और गवर्नमेंट ने तुम्हें उसकी कस्टडी दी थी, लेकिन अब बिटिया 18 साल पार कर चुकी है, अब वह अपने डिसीजन खुद ले सकती है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जरूर मुझे नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है इतने सालों में तुमने अनाया बिटिया को बीमारी के नाम पर एक छोटे से गांव में छोड़ दिया और उनके लिए ट्रस्ट से जो भी पैसा आते थे वह तुमने अपनी इस बाजार से उठाई हुई बेटी के ऊपर खर्च कर दिए। क्या मुझे पता नहीं है। यह सुनकर राजेश कपूर डर गया क्योंकि उसे लग रहा था सच में इस बारे में धनंजय ठकराल को पता नहीं है। तभी धनंजय ठकराल आगे बोले, ऊपर से आज तुम इन लोगों को यहाँ लेकर भी आ गए हैं, यह जताने के लिए कि आगे चलकर कपूर इंडस्ट्री की बागडोर इन्हीं लोगों के हाथ होगी। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए धमकी भरे अंदाज में बोले, अगर अपनी हद से आगे बढ़े तो तुम्हारे इस बेटी का वह राज जो तुमने छुपा कर रखा है वह बाहर आ जाएगा और उसके बाद तुम खुद इस चेयर पर बैठने के काबिल नहीं रहोगे। तो अच्छा होगा जितना है उतने में खुश रहो और अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे ही बनाए रहो, वरना मुझे तुम्हारी बनी बनाई प्रतिष्ठा को धूमिल करने में वक्त नहीं लगेगा। यह सुनकर तो राजेश कपूर के रीढ़ की हड्डी तक डर गई, लेकिन वह आसपास था कि अनाया ने पेपर साइन कर दिए हैं तो वह शेयर्स उसी के होंगे, तो धनंजय ठकराल उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। क्या ठकराल आज राजेश कपूर को निकल देगा और क्या हमारी हीरोइन अपनी अगली चल में होगी कामयाब। मीटिंग हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि धनंजय ठकराल मीटिंग हॉल में आते हैं और मीटिंग हॉल का माहौल काफी गंभीर कर देते हैं। वह राजेश कपूर की काफी सारी पोल खोल देते हैं और उस दिन घुमा फिरा कर धमकी भी देते हैं, जिसकी वजह से राजेश कपूर डर जाता है, लेकिन शेर अपने नाम होने का आश्वासन से वह चुप रहता है। तभी जानवी कपूर से रहा नहीं गया तो वह थोड़ी परेशान और चापलूस भरी आवाज में बोली, मिस्टर ठकराल आप मेरी डेट को गलत समझ रहे हैं, वह तो बस अनाया का भला ही चाहते थे, वह सच में बीमार थी और उनके कुछ गलत इंटेंशन नहीं थे, वह बस कंपनी को बचाना चाहते थे। अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगी। यह सुनकर धनंजय ठकराल एक आईब्रो उठाते हैं और वह 2 उंगली दिखाते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कंपनी अनाया बिटिया की है और इसे संभाल कर रखने का जिम्मा मेरे कंधों पर है। और जहां तक मुझे पता है तुम एक एक्ट्रेस हो तो एक्टिंग का काम सेट पर करो, मीटिंग हॉल में एक्टिंग दिखाने की जरूरत नहीं है।
फिर थोड़ी कड़क आवाज में बोली, वैसे भी उड़ते हुए परिंदे के पर गिरने की ताकत रखता हूँ, तो तुम जैसे लोगों की नियत कैसे नहीं पहचानूंगा। यह सुनकर जानवी कपूर का मुंह उतर गया, क्योंकि वह सच में अच्छी नियत तो नहीं रखती थी। तभी धनंजय ठकराल उसे इशारा करके वहां से खड़े होने को कहते हैं, लेकिन जानवी आज यहाँ पर अपना दबदबा बनाना चाहती थी, इसलिए वह हिम्मत करके वापस बोले, लेकिन अनाया नहीं आने वाली। अगर मैं यहाँ बैठी भी तो क्या फर्क पड़ता है। तभी गेट से एक कड़क आवाज आई, किसने कहा मैं नहीं आने वाली। मैं तो बस देखना चाहती थी कि पेपर साइन होने के बाद आप लोग कितना नीचे गिर सकते हो। मैं तो आप लोगों से भी पहले आ गई थी, बस आप लोगों का तमाशा देख रही थी। यह सुनकर सभी लोग अनाया को देखने लगती है। अनाया को वहां देख कुछ के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तो कुछ के चेहरे मायूस हो जाते हैं। रवीना कपूर का तो खून ही खोल गया, क्योंकि जब उसे उठाया गया था चेयर से, तो उसे काफी नीचे महसूस हुआ था, लेकिन वह खुश थी कि उसकी बेटी की जगह तो फिक्स थी और आज वह मीटिंग अटेंड कर पाएगी। लेकिन अनाया के आने से वह भी नहीं होगा। वह घूरकर अनाया को देखकर अनजाने में बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो हमने यहाँ आने से मना किया था। यह सुनकर अनाया एक आईब्रो उठाते हुए काफी रौबदार दास अंदाज में अंदर आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि ना चाहते हुए भी जानवी अपनी जगह से उठ गई और एक तक उसे देखने लगी। अनाया जैसे ही जानवी के करीब पहुंची, अनजाने में ही सही, लेकिन जानवी ने उसे रास्ता दे दिया और वह जाकर जानवी की चेयर पर बैठ गई। दूसरी ओर जानवी खड़े होते हुए बस अनाया को देख रही थी। अनाया कॉन्फिडेंस आवाज में वापस बोली, मिस रवीना कपूर, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आप मेरी कुछ नहीं लगती, तो मुझ पर अपनी बात थोपना बंद करो। यह सुनकर रवीना कपूर को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, क्योंकि वहां पर सभी लोग थे और अनाया ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसे मां मानने को मना कर दिया था। वह गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इतना बोलकर वह उन आदमियों से अपना हाथ छुड़ाती है जो उसे पकड़कर खड़े थे, लेकिन अनाया अब बहस के मूड में नहीं थी। वह मुस्कुराकर बोली, कैसे हो धनंजय अंकल, काफी लंबा वक्त हो गया, हम मिले नहीं। धनंजय ठकराल उसके सर को सहलाकर बोला, कुछ खास नहीं बिटिया, मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगा कि इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब मेरी बिटिया काफी स्ट्रांग हो गई है। वह जवाब देना सीख गई है। बस इसी तरह बिजनेस भी सीख जाओ तो मेरे कंधों से बोझ उतर जाए। यह सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंसने लगती है, फिर अपनी कड़क नजरें सबकी ओर डालती है और सबके चेहरे को स्कैन करती है कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। तभी जानवी कपूर अपने डेट की ओर देख बेचार की भरी आवाज में बोली, टेट प्लीज कुछ कीजिए, आप मेरी इस तरह से बेइज्जती होता हुआ नहीं देख सकते। उसने यह सब कुछ काफी भोली शक्ल बनाकर कहा था। राजेश कपूर भी क्या करता, आखिरकार वह उसकी बड़ी बेटी थी और उससे वह बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। तो वह अपने असिस्टेंट को इशारा करके एक चेयर लाने को कहता है। वही यह देखकर धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोला, गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। यह बोलते हुए उसने उन सौतेली माँ बेटी की ओर इशारा किया। यह देखकर राजेश कपूर भी थोड़ा नाराज आवाज में बोला, मिस्टर ठकराल, मानता हूँ कि आप इस कंपनी को मोनेटाइज करते हैं, लेकिन मैं भी इस कंपनी का सीईओ हूँ और मेरी बेटी और बीवी के साथ इस तरह बिहेव होना मुझे बर्दाश्त नहीं है। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया की ओर से आया हुआ रिप्रेजेंटेटिव हंसते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर कपूर, थोड़ी देर पहले जब आपकी दूसरी बीवी और बेटी अनाया मैडम की जगह ले रही थी और उनकी इनडायरेक्टली इंसल्ट घुमा फिरा कर बेइज्जती कर रही थी, तब तो आपका मुंह नहीं खुला, और जब जायज कारण वैलिड रीजन की वजह से हम उन्हें मीटिंग से बाहर कर रहे हैं, तो आपको अपने रिश्ते याद आ गए हैं। लेकिन राजेश कपूर अभी भी ढीठ था। वह बेशर्मी से बोला, वैसे भी अब इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास है, तो जो मैं चाहूँ वह कर सकता हूँ। अनाया ने अपने शेयर्स पहले ही मेरे नाम कर दिए हैं। यह सुनकर धनंजय ठकराल एक आईब्रो उठाकर हंसते हुए बोले, वह तो तुम्हें लगता है वह शेयर तुम्हारा नाम हो गए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन एक बार कंफर्म तो कर लो कि क्या वह सच में तुम्हारा नाम हुए हैं या फिर तुम बस बेवकूफ बने हो। यह सुनकर उन दोनों माँ बेटी के चेहरे के भी रंग उठ गए। रवीना कपूर तो तीर मिलाते हुए बोली, क्या कह रहे हो, वह शेर सच में मेरे हस्बैंड के नाम हुए हैं, इसलिए बकवास करना बंद करो। और अनाया ने कल सबके सामने उन पेपर पर साइन किए थे। यह सुनकर राजेश कपूर भी हामी भरते हुए बोला, सही बात है, अनाया ने खुद साइन किए हैं।
तभी जानवी कपूर भी बोली, और वैसे भी वह लीगल कागज थे, आप उन्हें ठुकरा नहीं सकते। यह सुनकर धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोला, लेकिन गीता मैडम की विल के अकॉर्डिंग अनाया बिटिया खुद भी उन कागज पर साइन करके वह शेर तुम्हें नहीं दे सकते। क्या राजेश कपूर शेर खो देगा? और यह जान क्या करेगी वो माँ बेटी? कैसे सबक सिखाएंगे धनंजय ठकराल उनको? मीटिंग हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि धनंजय ठकराल राजेश कपूर का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि वह शेर उसके नाम नहीं हुए, जिसकी वजह से वह तीनों बौखला से गए। लेकिन राजेश कपूर को लग रहा था कि उन कागज पर साइन हो चुके हैं, तो उसके पास अभी भी कोई उम्मीद है। तभी उनकी उम्मीद को पूरी तरह से कुचलते हुए वहां पर राजेश कपूर का वकील आता है। उसे वहां आता देख राजेश कपूर परेशान आवाज में पूछता है, क्या प्रोसीजर पूरी हो गई? तो वकील मायूस होकर बोला, नहीं सर, वो पेपर्स वैलिड नहीं है। हमें वहां से कहा गया कि मिस अनाया चाह कर भी आपको अपने शेयर्स नहीं दे सकती। यह सुन राजेश कपूर बौखला सा गया। वो कल से ही बहुत ज्यादा खुश था, उससे भी ज्यादा रवीना कपूर तो पागल सी हो गई। वो बात बढ़ाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पेपर तो हमने खुद बनवाए थे। दूसरी ओर राजेश कपूर भी उसी तरह सवालिया नजरों से उस वकील को घूर रहा था। वही यह सुनकर जानवी कपूर भी सोच में डूब गई। हालांकि वह बौखलाए हुई नहीं थी, क्योंकि वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी। उसे पता था कि कब किस तरह से बिहेवियर करना है ताकि उसका नाम खराब ना हो। लेकिन अंदर से तो वह इतनी गुस्से में थी कि उसके चेहरे की एक्सप्रेशन अनाया साफ साफ पढ़ सकती थी। उसके चेहरे पर एक टेडी की मुस्कान आ गई। तभी वकील को अभी भी चुप देख राजेश कपूर गुस्से ए पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या हुई? तो वह फिर डरते हुए बोला, इस बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई और इनवैलिड बताई गई। क्यों, वह तो हम भी नहीं पता कर पा रहे हैं। तभी धनंजय ठकराल ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, मैं बताता हूँ कि वो वैलिड क्यों नहीं है। इतना बोलकर वो एक गहरी सांस लेते हैं और प्राउड मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि अनाया बिटिया चाहकर भी अपने शेयर्स किसी को नहीं दे सकती, शिवाय अपने लीगल हस्बैंड के। और उसके पति को भी शेयर देने के लिए भी 2 और लोगों की सिग्नेचर चाहिए। एक तो अनाया बिटिया खुद, दूसरा मैं और तीसरा ट्रस्ट का इंचार्ज वैकुंठ व्यास। हम तीनों के सिग्नेचर के बगैर अनाया बिटिया के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। यह सुनकर उस तीन तिगड़ी का मुंह काला पड़ जाता है, जैसे हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा, ऐसी हालत हो गई थी उन तीनों की। वह तीनों कहीं के नहीं रहे थे, क्योंकि कल वो राजा की तरह इतरा रहे थे, लेकिन आज जाकर उन्हें पता चला था कि वह तीनों ही बेवकूफ बन चुके थे। विशाल मेहता, जो कब से चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था, उसने भी काफी इंटरेस्ट से अनाया को देखा। अब उसे अनाया को हासिल करना ही था, क्योंकि एक तो वह उसकी डिजायर बढ़ा रही थी और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। दूसरा, वो इस कपूर अंपार की इकलौती मालकिन थी, गीता कपूर की बेटी। उसके साथ साथ इतनी प्रॉपर्टी उसके पास आएगी जो वह सोच भी नहीं सकता, और इतना ज्यादा प्रॉफिट वह छोड़ नहीं सकता है। पहले जब जानवी उसे अनाया की बुराई कर रही थी और उसे भला बुरा कह रही थी, तब वह मान लेता था, क्योंकि उसने अनाया को देखा नहीं था और जानवी भी विशाल की जरूरत पूरी करती थी। लेकिन अभी जब विशाल अनाया का चाम उसे अपनी ओर खींच रहा था, और अब भला वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से कैसे जाने दे सकता है। अब उसने अपने इरादे पक्के कर लिए थे कि वह अनाया को हासिल करके रहेगा, किसी भी कीमत पर। तभी एक शेयर होल्डर बोला, अब तमाशा काफी हो गया है। यह मीटिंग किसके लिए रखी गई है, हम उस पर बात करेंगे, और अच्छा होगा कि अब यहाँ पर सिर्फ काम के लोग ही बैठे, बाकी के लोग यहाँ से बाहर चले जाए। इतना बोलकर वो उन सौतेली माँ बेटी को घूरता है। यह सुनकर राजेश कपूर भी अब कुछ नहीं बोल पाता। तभी धनंजय ठकराल अपने गार्ड्स से बोले, इन दोनों को बाहर ले जाओ। वह दोनों नहीं जाना चाहती थी, इसलिए खुद को वहीं पर खड़ा रखा। वह बेशर्म की तरह खड़ी रही, लेकिन गार्ड उसे खींचते हुए बाहर ले गई। आज उन दोनों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और उन दोनों को कंपनी से ही बाहर फेंका गया था, तो वह दोनों नफरत से भर चुकी थी। उन लोगों ने ठान लिया था कि वह इस चीज का बदला उसे जरूर लेंगे, लेकिन उन मूर्खों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अनाया का किया हुआ नहीं है, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा है। लेकिन कहते हैं ना, जब हम पर मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, और हम सोचने समझने की ताकत खो देते हैं। उन दोनों के साथ भी वही हुआ। उन्हें लग रहा था कि उनके असली चेहरे और रंग देखने के बाद भी अनाया उनके काबू में है,
लेकिन वह गलत थे। पहले भी अनाया उनके काबू में नहीं थी। वह सब कुछ जानती थी, बस नाटक कर रही थी। लेकिन इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी थी। सबके सामने ही उन लोगों ने अनाया को नीचा दिखाया था। यहाँ तक कि राजेश कपूर ने भी उनका इनडायरेक्ट साथ दिया था। वह यह बात नहीं समझ पाए कि इन सब के बाद अनाया उन लोगों की रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और दुनिया के सामने भी उसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शायद यही वजह थी कि अनाया ने यह नाटक रचाया था, ताकि वह फ्रीली कपूर मेंशन से बाहर जा सके। पहले वह जब भी बाहर जाती थी, तब गांव की गवार और छोटा दिखाकर उसे रोक लिया जाता था। और मजबूरी में ही सही, उसे रुकना पड़ता था, क्योंकि वह लोग चापलूस भरी और मुखौटे वाली आवाज में बात करते थे, जैसे उसे अनाया की सबसे ज्यादा चिंता हो। लेकिन अब वह मुखौटा उतर चुका था, तो अब अनाया आजाद थी। वह जो भी करे, अब राजेश कपूर और वह दोनों माँ बेटी कुछ नहीं बोल सकते थे। हालांकि राजेश कपूर की बेशर्मी नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन अब अनाया दुनिया के सामने पलटकर उन्हें जवाब दे सकती थी, क्योंकि अपर सोसाइटी में अब हर किसी को उस लालची खानदान के बारे में पता चल चुका था। उनकी बनी बनाई इज्जत डूब चुकी थी और सभी लोगों की हमदर्दी अनाया की ओर थी। और शायद यही चीज थी जो अनाया को चाहिए थी। पिछले जन्म में वह लालची खानदान खुद को बेचारा दिखाकर और सोसाइटी में सुर्खियां बटोरता था, लेकिन इस बार उनकी वही साफ सुथरी छवि अनाया बिगाड़ चुकी थी। यह उसका पहला बदला था उनसे। क्या इसके पीछे अनाया है, वो कभी राजेश कपूर को पता चलेगी? क्या अनाया अपने हब्बी को मिल पाएगी? मीटिंग हॉल में दूसरी ओर मीटिंग हॉल का माहौल इन सब से बिल्कुल उलट था। धनंजय ठकराल राजेश कपूर की घटिया चाल और बेशर्मी से गुस्से से पागल हो रहा था। उसने राजेश कपूर को रत्ती भर भी इज्जत नहीं दी। राजेश कपूर की डर के मारे कांप रहा था। तभी सिंघानिया ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बोला, अच्छा हुआ मिस्टर ठकराल आप आ गए। हमें तो लगा था कि आज मिस अनाया का सब कुछ छिन जाएगा। धनंजय ठकराल ताना मारते हुए बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गीता मैम इस मामले में बहुत ज्यादा तेज है। वो ऐसे किसी इंसान पर यकीन नहीं कर सकती, इसीलिए तो उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रांग विल बनाई है। और वैसे भी आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इस मीटिंग हॉल में बहुत कम लोग थे जो अनाया बिटिया के लिए खड़े हो। वही अनाया अभी काफी ग्रेटफुल नजरों से उस इंसान को देख रही थी। हालांकि मास्क की वजह से उसके इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के विनम्र भाव अभी भी दिख रहे थे। तभी वह रिप्रेजेंटेटिव बोला, अरे अब तो खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। यह सब कुछ तो मेरे बॉस का ऑर्डर था। उन्होंने मिस अनाया को अपनी नातिन माना है, तो भला वह उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं आते तो इस मीटिंग के बाद में उन्हें ही बुलाने वाला था। यह सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वो यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर यह तूफान डर की वजह से है या गुस्से की वजह से, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एक शेयर होल्डर बोला, ठीक है तो हम मीटिंग शुरू करते हैं। तभी धनंजय ठकराल बोला, ठीक है मिस्टर राजेश, चले आप मुझे कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाए, क्योंकि आपको बस यहाँ कंपनी चलाने के लिए ही रखा गया है, जिसकी आपको सैलरी मिलती है। यह सुनकर राजेश कपूर का मुंह काला हो गया, क्योंकि कंपनी में यह बात कोई नहीं जानता था कि यह कंपनी राजेश कपूर की नहीं थी। उसका तो इस कंपनी में कुछ नहीं था, लेकिन वह खुद गीता कपूर के हस्बैंड के तौर पर ही दिखता था, जिसकी वजह से सभी लोगों को यही लगा कि गीता कपूर के बाद इस कंपनी का मालिक राजेश कपूर है और वारिस अनाया है। राजेश कपूर डरते हुए बोला, कंपनी अभी ठीक नहीं चल रही है। कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कंपनी में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी में अगर इसी तरह प्रॉब्लम चलती रही तो हमें बहुत जल्द दिवालिया होने का भी सामना करना पड़ सकता है। यह सुन धनंजय ठकराल की आंखें छोटी हो गई। वह थोड़ी कड़क आवाज में बोला, हमारे लॉयल क्लाइंट अभी भी हमसे दूर नहीं गए हैं। और यह सब कुछ हुआ क्यों? क्या तुम यह मुझे नहीं बताने वाले? यह कहते हुए उसकी आंखें कठोर थी। वही राजेश कपूर उसे अविश्वास से घूरता है, क्योंकि हर किसी को पता है यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। फिर भी धनंजय ठकराल उसे नीचा दिखाने के लिए पूछ रहा है। वह थोड़ी गंभीर आवाज में धनंजय ठकराल से बोला, यह सब कुछ अनाया की वजह से हुआ और उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ। यह सुनकर धनंजय ठकराल की आंखें कठोर हो गई, क्योंकि राजेश कपूर साफ साफ सारी चीज अनाया पर उड़ल रहा था। यह सुनकर वह कड़क आवाज में बोले, बकवास करना बंद करी। अनाया बिटिया तो यहाँ थी भी नहीं।
और शायद यही वजह थी कि वो सब कुछ हुआ। उसमें गलती तुम्हारी है। तुम उसके लीगल गार्जियन थे, जिसकी वजह से तुम्हें उसकी देखभाल करनी थी, लेकिन तुमने उससे पीछा छुड़ाया और यहाँ से दूर दराज हिमालय की किसी गांव में उसे इलाज के नाम पर फेंकाए। और इतने सालों में तुम्हें उसकी याद नहीं आई। लेकिन जब बाहर तुम्हारी सड़क से उठाई हुई बेटी ने खुद को गीता कपूर की बेटी कहा, तब लोगों को पता चल गया कि वह तुम्हारी गोद ली हुई बेटी है। इस वजह से यह कंट्रोवर्सी हुई और इस कंपनी के शेयर्स गिरे। तो इसमें गलती अनाया बिटिया की नहीं, तुम्हारी है और तुम्हारी उस लालची बेटी की। वैसे भी तुम अपने हर फर्ज से पीछा छुड़ा चुके थे। तुम्हें बस कंपनी चाहिए थी, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। वही राजेश कपूर का चेहरा तो अब तक पीला पड़ चुका था। उसे लगा था कि धनंजय ठकराल इंडिया में बहुत कम रहता था, इसी वजह से उसे छोटे मोटे मामलों के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन उसने तो सभी शेयर होल्डर के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। अब तो वह शेयर होल्डर भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन वह मजबूर था। वह थोड़ी शांत आवाज में बोला, मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन कंपनी में कामों की वजह से मैंने यह किया था और मैं उसे वक्त पर वापस नहीं ला पाया। वह अभी आगे कोई और बहाना करता। उससे पहले ही धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोला, मुझे बहाना नहीं सुनना है। जब तुम अपनी दूसरी बेटी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और उसके लिए अनाया बिटिया के फंड्स पैसे इस्तेमाल करते थे, तब तुम्हारे पास वक्त था अलग अलग पार्टी अटेंड करने का और अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का। लेकिन अनाया बिटिया को वापस लाने का तुम्हारे पास वक्त नहीं था। और आज मैंने देख लिया कि तुम तीनों अनाया बिटिया के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो। इसीलिए बहाना बनाना बंद करो। धनंजय ठकराल की पूरी बात सुनकर वहां के शेयर होल्डर भी उसकी हाँ में हामी भरने लगे। वही राजेश कपूर का चेहरा तो अब तक पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस सीईओ की पोस्ट ना चली जाए। लेकिन वह एक बात से आश्वस्त भी था कि अनाया अभी इस काबिल नहीं थी कि वो कंपनी संभाल सके। और उसे अपने इस बात के फैसले पर प्राउड महसूस हो रहा था कि उसने अनाया को छोटे से गांव में भेज दिया ताकि वह कुछ सीख ना पाए। हालांकि यह आइडिया रवीना कपूर का था, लेकिन वह अपनी बीवी की इस बात को मानकर खुश था। तभी उसके कानों में धनंजय ठकराल की आवाज आई, अब तुम मुझे यह जवाब दो कि कंपनी की हालत ठीक कैसे करोगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यह सुनकर तो राजेश कपूर डर गया, कहीं उसे अपने पैसे जो इलीगल तरीके से कंपनी से निकाले थे वह वापस न देने पड़े। और उसके चेहरे के डर को उसकी आंखें में अनाया भी देख लेती है। अनाया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि पहले उसने गीता कपूर की जेब खाली की थी। अब उसकी नजरें राजेश कपूर की जेब पर थी, लेकिन वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने नहीं वाली थी। राजेश कपूर डरते हुए बोला, लेकिन मिस्टर ठकराल, मेरे पास तो कोई फंड नहीं है और ना ही कुछ और है, तो मैं कंपनी की हालत कैसे ठीक कर सकता हूँ? प्लीज आप ही कोई सजेशन दीजिए। वही धनंजय ठकराल के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे वह यही सुनना चाहता हो। क्या राजेश कपूर खुद को कैसे बचाएगा और क्या अनाया लेगी अपना बदला? क्या प्लान बनाया था ठकराल ने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।